गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वेव्स यानी तरंग के बारे में। हाँ भाई, आवाज नहीं। तरंग हमारे पास क्या होती है? तरंग ये होती है जो हमारे पास विक्षोभ उत्पन्न करती है। तरंग उसे कहते हैं जो क्या होती है भाई, विक्षोभ उत्पन्न करती है। विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस। पानी तालाब में एकदम शांत था, आपने उठा के एक कंकड़ डाला तो लहर सी उठी, तो ये विक्षोभ है जिसमें ऊपर और नीचे यानी कि उसका सुरंग और गर्त बन रहा है। तो ये हमारे पास सुरंग और गर्त बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? तरंग है। और ये तरंग किसके कारण हुई है? विक्षोभ के कारण। तो वेव्स एक प्रकार का विक्षोभ है। जो विक्षोभ को कहते हैं डिस्टरबेंस। जो चीज को एकदम संतुलित नहीं रखे, थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है, वही हमारे पास क्या होता है? वेव होती है। तो ये हमारे पास यह एक यह एक विक्षोभ होता है। नहीं, उसी में है, उसी में है। एक तो तुम्हें क्या है कि पूरी रात रामायण पढ़ाई, तुम वो वाला मामला तुम कर रहे हो। तो देखो, हमारे पास विक्षोभ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो तरंग है, यांत्रिक तरंग है। पहला तरंग है कौन सा है? यांत्रिक। दूसरी जो प्रकार की तरंग होती है वो हमारे पास कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो तीसरी तरंगे होती है वो होती है पदार्थ तरंग। हमारे पास तरंग मोटे मोटे रूप से तीन प्रकार की होती है। सामान्यतः तो हर जगह पर जब पढ़ा जाता है तो तरंग एवं ध्वनि साथ में पढ़ा जाता है। हम पहले तरंग को तरंग के हिसाब से स्टडी करते हैं, उसके बाद में हम कल पूरा ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि यानी कि साउंड वेव। तो कल हम पूरा साउंड वेव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल आपकी क्लास का टाइमिंग है 10 बजे। 10 से 11 टेस्ट होगा। 11 बजे से लेके 1 बजे या 1:30 बजे तक, जब तक अपना ध्वनि का चैप्टर पूरा होगा तब तक हम पढ़ेंगे। और ये आपके लिए सूचना है, ठीक? नहीं, वो आपकी सूचना है, बाकी बात खत्म है। अगला हमारे पास है विद्युत चुंबकीय तरंगे, पदार्थ तरंगे और यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यानी वह तरंगे जिनकी गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम गति नहीं कर सकती। वह तरंगे जिनको गति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो वह तरंग जिनको गति के लिए गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
तो हमारे पास यांत्रिक तरंगें होती है दो प्रकार की। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की कौन सी होती है? एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। तो एक अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ। एक होती है अनुदैर्ध्य और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। ठीक है। अनुदैर्ध्य जो तरंगें होती है वो हमारे पास ध्वनि तरंगें होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी होती है? ध्वनि तरंग। ये इनका संचरण कणों के अनुदिश होता है, लंबवत नहीं होता है, कणों के दिशा में होता है। इनका संचरण कणों के अनुदिश, इनका संचरण कणों के अनुदिश। अभी आप रुकना भाई थोड़ा सा, मैं इसको एक बार पूरा लिखवा देता हूँ ध्यान से। हाँ, ये पता नहीं ये लिखते लिखते टेबल की कहानी किधर जाए, जगह कम पड़ रही है। हाँ, इसलिए जगह का रोड़ा चल रहा है, आप रुक जाना भी। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें देख लेंगे। अब हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंगें होती है जिनका संचरण कणों के अनुदिश होता है, कणों के अनुदिश होता है। जिनका संचरण कणों के अनुदिश होता है, जिसका संचरण कणों के अनुदिश होता है, यानी कि जिस तरफ कण जा रहे हैं तो कण कहीं पर तो ज्यादा पास पास में, कहीं कण दूर दूर है। तो इसमें संकुचन व विरलन होता है, यानी कहीं घनत्व ज्यादा होता है तो कहीं घनत्व कम होता है। कहीं पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, कण पास पास में, कहीं कण दूर दूर है, जिसके कारण बताओ विक्षोभ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा। तो आप कहेंगे इसमें संकुचन व विरलन होता है। अब इसके अनुप्रस्थ के एग्जाम्पल बताओ भाई। एक होता है स्प्रिंग का संचरण। स्प्रिंग कहीं से ज्यादा दबी हुई है, कहीं कम, स्प्रिंग का संचरण हुआ। ध्वनि तरंग हमने उदाहरण दे ही दिया। भूकंप की पी वे और एस वे दो प्रकार की भूकंप में तरंगें होती है। तो पी वे तो अनुदैर्ध्य और एस वे अनुप्रस्थ है। भूकंप में पी वे या पी तरंगे, पी वेव कह दो, पी वेव कहो या पी तरंगे कहो, एक ही बात हुई। तो भूकंप में पी तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे हमारे पास मुख्य रूप से पहला ही कौन सा है? प्रकाश तरंग है। कौन सी तरंग है? प्रकाश। और अनुप्रस्थ तरंग होती है वह तरंग जिनका संचरण कणों के लंबवत हो। ठीक है। और इसका पानी में पत्थर डालना, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। भूकंप में एस तरंगे, ध्यान रखें प्रकाश तरंगे हैं जो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंगे तो है, लेकिन प्रकाश तरंगे
यांत्रिक तरंगें नहीं है, यांत्रिक तरंगें नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये कौन सी तरंग हो गई? और विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? वह तरंग जिनके संचरण के लिए आवश्यकता नहीं होती है, तो वो हमारे पास है। जैसे रेडियो वेव, एक्स तरंगें, एक्स वेव, गामा तरंगें, ये सब हमारे पास होती है। पदार्थ तरंग होती है पदार्थ के कणों के कारण जो होती है, यानी पदार्थ के कणों की गति के कारण जो होती है वो तरंगें कौन सी कहलाती है? पदार्थ। पदार्थ के कणों की गति। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का संचरण जो हो रहा है वो हमारे पास पदार्थ तरंग के रूप में काम में लिया जाता है। करो नोट। लिख लो भाई।
धीरे धीरे घट कैसे रहे हो? कोर्स हो गया क्या है? शादी ब्याह में ज्यादा गए हैं? विरल का मतलब होता है कि ऐसे लोग तो विरले ही मिलते हैं, नाम सुना है ऐसा? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? कोई कोई, इसका मतलब उनका घनत्व क्या है? कम। शब्द वही है, ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं, इसका मतलब ऐसे लोग कम ही मिल रहे हैं। कम मिल रहे हैं मतलब इनका घनत्व क्या है? कम। और जिनका घनत्व ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? संकुचन। कैसे तो भरे पड़े हैं। वो है संकुचन। किसान देखो कि ऐसा है कि मैं आपको बात दूं, किसान दो तीन प्रकार से होते हैं। और खेतों में काम चल रहा है, आंदोलन कौन कर रहा है, उस पॉइंट पे आपको कभी बाद में जाओगे। पहले तो ये सवाल आता है कि क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई भी हो, मेरा तो उसमें कोई यही नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप एक विद्यार्थी हैं जो सीखते हैं, तो इसका मतलब आप फंडे पर बात करेंगे ना। तो सबसे पहली बात है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उनकी मांगे हैं। तो उनकी, अरे कोई बात नहीं भाई, उनकी मांग क्या है? उनकी मेन प्रमुख मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसको लागू करो। तो सवाल अगला यही आया कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है? स्वामीनाथन जो थे उनको अभी भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था। अभी भारत रत्न दिया ना। आप क्या क्या विद्यार्थी हैं देखो। स्वामीनाथन को अभी भारत रत्न दिया। तो उनका यही कहना है कि स्वामीनाथन को आप मानते हो, हम भी मानते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि किसानों से कौन सा अनाज कितने में लेना चाहिए, किस भाव के हिसाब से क्या होगा। एमएसपी का नियम है जो पूरा लागू कर दो। एमएसपी होती है मिनिमम सेल प्राइस है, कि न्यूनतम बिक्री मूल्य इतना होगा कि आप, हमारे खेत में अनाज हुआ है तो कम से कम आप 1 क्विंटल के इतने रुपए दोगे। तो किसान यही कहता है, इसके अलावा तो उसमें किसान कुछ कहता नहीं है। सवाल अब यह है कि सरकार लागू क्यों नहीं कर रही। मैं आपको सारे सवाल का जवाब देता हूं ना। पहला सवाल यह है कि जब सरकार से यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, एमएसपी तो यही है, न्यूनतम सपोर्टिंग प्राइस, समर्थन मूल्य है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन का मूल्य मतलब है उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि गेहूं है जो आप 8,000 में खरीदो। वो कहता है कि जो गेहूं के भाव है, जो भी 2,500 2,600 3,000 समर्थन मूल्य है एमएसपी, तो उसमें आप सारे गेहूं खरीदो। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, मैं आपका गेहूं खरीदूंगा केवल 25 क्विंटल, आपको ये कहती है। तो आप बाकी का क्या करोगे? आपको तो बेचना ही है ना, क्योंकि आप तो किसान है, आप बिजनेसमैन तो है नहीं। यदि आप बड़े बिजनेसमैन होते तो आप एक वेयर हाउस बनाते, बड़ा वेयर हाउस में आप पूरी सुविधा रख कर आप अनाज को रख देते, स्टोर कर लेते। यदि किसान अनाज को स्टोर कर लेता तो ये जो बिजनेसमैन है वो बैठे रहो। इनको तो जैसे अपने आप ही डिमांड बढ़ा देंगे कि है ही नहीं, बाजरा खत्म हो गया, है ही नहीं, बेच ही नहीं रहे। तो ऐसा किसान के पास इतना सामर्थ्य है नहीं कि वो इतना वेयर हाउस बना दे, इतना स्टोर रखे। उसके तो खुद के ब्याह चल रहा है, तो उसको बेचना ही पड़ेगा। वो कहता बेचना तो मुझे है ही, तो मुझे ढंग की रेट दे दो। तो मामला पूरा यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ढंग की रेट भी वो उतने गुणे में नहीं है। गेहूं का पहले के भाव में अब के भाव में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, उससे ज्यादा डीएपी में और पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है। तो इसको है कि मैं जब ट्रैक्टर से खेत में जुताई करवाता था, 600 रुपए का घंटे से लेता था वो, तब गेहूं बिकते थे 2,000 में। अब वो 1,100 रुपए ले रहा है घंटे के। अब वो जो बिक रहे हैं वो 2,600 बिक रहे हैं। तो ये इधर तो हो गया डबल, इधर तो डबल हुआ ही नहीं।
डीएपी भी मिल रही है डबल में, आपके हर चीज डबल पे चली गई है, तो वो कह रहा है कि फिर मुझे भी रेट उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो आंदोलन है उस चीज का। दूसरा सवाल है कि आंदोलन में ये लोग खेती में काम करें, लड़ कौन रहे? लड़ने वाले हमेशा थोड़े अलग होते हैं। अलग क्या होते हैं कि कभी भी जैसे खेत में काम करने वाला हर व्यक्ति लड़ने लगे ना, तो सरकार को तुरंत घुटने ही टेकने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचता। तो लड़ने वाले तो होते हैं बहुत ही कम। अच्छा, बहुत ही कम में ये आता है पंजाब और हरियाणा वाले उधर वाले क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अनाज हो ही उधर रहा है, सबसे ज्यादा अनाज हो ही उधर रहा है, ठीक है। और उनका सामर्थ्य भी है कि वो लगातार लंबे समय तक लड़ सके। अपने यहां से लड़ने चले जाएं तो 15 दिन के बाद में इधर फसल खुद की खराब हो जाए और पीछे कोई संभालने वाला कोई बचे नहीं। तो इसलिए मामला ये है। तो मामला कुल मिला के कहानी ये है कि उनकी जो मांग है वो तो मांग है जायज, उनको मांग का और नियम को लागू करना नहीं। मैं तो आपको कहता हूं कि यदि भाई कांग्रेस सरकार चाल कर रही है तो मोदी जी को करना चाहिए, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करते, बात खत्म हो गई। सवाल तो यही है कि लागू कर क्यों नहीं रहे हो भाई? सवाल तो यही है ना। सवाल यदि कह रहे हैं कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, कोई किसान में ये षड्यंत्र करे, वो षड्यंत्र, आप षड्यंत्र खत्म कर दो, आप कह दो लागू कर दो। इसलिए वो है, मैंने आपको बताया था कि जिसके पीड़ा होगी, जिसके पीड़ होगी ना, दर्द उसी को होगा। तो मामला इतना सा साफ साफ है। लोको पायलट में पद कम आए, दुनिया को कोई फर्क पड़ा? दुनिया ने कहा इनकी भर्ती आ गई, हर साल आएगी, क्यों रो रही है? वो तो ये सोच रहे थे, जबकि आपकी पीड़ तो आप जानते थे कि क्या पीड़ा है। उससे कोई फर्क नहीं। फर्क एक ही चीज से पड़ता है, आप पढ़े लिखे हैं तो आप सबसे पहले कारण में जाएं। आप देखो, सबसे पहली बात, आप आपने तो इस पार्टी के, उस पार्टी के, आप है शिक्षण विद्यार्थी जो शिक्षा ले रहे हैं। तो जब शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा ढंग की होनी चाहिए, और ढंग की शिक्षा में आप कारण जानना पहला जरूरी है। हाँ हु करने से अच्छा पहले जानो कारण क्या है, ये आंदोलन पे बैठे क्यों है। पहला मामला तो ये, कोई शौक से आंदोलन पे बैठता नहीं है। आपने शौक से आंदोलन थोड़ी किया, शौक से तो कोई आंदोलन बैठता नहीं है। और ये मामला ऐसा होता है कि जिसके दर्द होता है वही मामला जाने, बाकी दूसरों को क्या पता चले। किसान की पीड़ा किसान जाने। अब एक बात बताओ, आपके अभी मान लो आपके किसी के खेतों में जीरा हो रहा है, जीरे के पिछले 2-3 साल से भाव बहुत अच्छे हैं और जीरा की फसल भी अभी अच्छी ली जा रही है। तो अपने गांव में देखें, घर के घर है जो अच्छे परिवार, मतलब जो थोड़े गरीब थे वो काफी अच्छे पैसे वाले हो गए, गाड़ी भी ले ली, ट्रैक्टर भी ले लिया। थोड़े जिसके जीरा 40 क्विंटल हो या भाव भी अच्छा खास है, ये हुआ 24 लाख का, यही हुआ ना भाई। तो पूरे दिन बदल गए। अरे सुन तो ऐसा हुआ भाई, जीरा हुआ, जीरा हुआ तो उसके दिन बदल गए। तो अब उसके दिन बदल गए तो अब उसने ट्रैक्टर ले लिया, मान लो गाड़ी ले ली। कोई भी किसान, किसान में आपके पापा भी होते हैं, आपके चाचा भी होते हैं। हो सकता है कि आपके जीरा नहीं हो, किसी और के जीरा हो तो आपको दर्द रहेगा, आपके जीरा हो तो आपको खुशी रहेगी। मामला है कि अभी भाव जीरे के साथ ज्यादा थे, तो इसलिए परिवार के परिवार में जो आर्थिक स्थिति में पूरा बदलाव आ गया। अब आप आए शेर, आपको लेनी थी ड्रेस, आपने कहा एडिडास में चलते हैं, और वहां कोई शेर के लड़के दिखे और वो आपके बारे में तंज कसे, तो क्या कहते हैं, गांव वाले उठ के आ गए इधर, आपको कैसा लगेगा? अजीब ही लगेगा ना, ठोक देंगे। नहीं, अजीब लगता है कि नहीं लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं, अरे रुको, पहली बात आपको मैं जो बता रहा हूं उसमें एक थॉट प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है। अजीब से लगता है? तो अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहे हैं कि किसानों के पास गाड़ियां कहां से आ गई। अब एक बात बताओ, किसान के पास गाड़ी क्यों नहीं आई? आप कहोगे ये महिंद्रा कंपनी चली किसानों के पीछे है, पूरी महिंद्रा किसानों, महिंद्रा के ट्रैक्टर है वो पूरे किसान के पास, पिकअप कैंपर है वो पूरे किसानों के पास, फॉर्चूनर। ऐसा है कि यदि कोई किसान के पास अच्छी जमीन है और उसके बाद वो कुछ व्यापार करने लगे तो एक्चुअल में तो है तो वो किसान,
लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ तो फॉर्चूनर आ गई। यदि आपके पास जमीन है, जमीन आपके पास 50 बीघा है, पता चला कि इधर माइनिंग होगी तो फॉर्चूनर 4 आएगी। कई जगह हुई ना माइनिंग, तो माइनिंग जिन जिन हुई उन्होंने फॉर्चूनर स्कॉर्पियो भर रखी है घरों में, ठीक है। उसके बाद वो नशे में चले गए, नशे में चले गए, तब गलत हुए हैं। बाकी तो जमीन तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली चीज थी, और अपने तो बुजुर्गों ने जमीन संभाल के रखी है, तो जमीन की कीमत भी बहुत ज्यादा। अब किसी का कोई गांव था, वो शहर के कोई नजदीक आ गया, या कोई गांव था उसके पास में कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो उसके भाव अचानक से बढ़ गए, तो ऑटोमेटिक जमीन की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। जमीन की वैल्यू तो अभी है ही बहुत ज्यादा, अभी जमीन की भाव है ही बहुत ज्यादा ना। तो ऐसा है कि कोई किसी के बारे में कहे तो आपको खुद को अजीब से लगेगा। जैसे मान लो आपने कोई काम किया, आपने गाड़ी ले ली। अब आजकल तो गांव में लगभग है ना, कैंपर पिकअप तो लगभग होती बहुत सारी है, गाड़ियां भी बहुत सारी हो गई। तो अब वो कहते हैं कि किसान के पास गाड़ी कहां से आई, और इसका मतलब वो ये सोच रहे हैं कि किसान मतलब है कि वो फावड़ा हाथ में लिया हुआ है, खेत में खड़ा ही है और वो पाणत कर रहा है। अब अब वो यही वही किसान होना कोई आवश्यक थोड़ी है। किसान है बड़ा रईस आदमी। अब किसान ने लगाए पाइप फुहारा वाला, उसने कहा लगाओ फुहारा, इधर करो, वो डैम बनाओ होती बड़ी, वो डिगी बना दी ना, डिगी से उसने कहा अब रात को पानी देने, पानी देंगे दिन को, रात को इसको डिगी को भर लेंगे। तो अब आप उसको वो वाला कहां से ढूंढोगे। अब जो खेती खुद के घर पे कर रहा है वो भी ऐसा करने लगे ना। वो कहता भाई रात को इतनी सर्दी में क्यों पानी करें, ये डिगी रही, डिगी भर लो, तो डिगी भर लेगा, दिन में पानी दे देगा, डिगी से फुहारे से पानी दे देगा। कैसे दे देगा, वो बूंद बूंद वाली स्कीम आ गई, सारी बहुत सारी स्कीम है, तो ड्रिप वाली आ गई ना। तो टेक्नोलॉजी के साथ सारे आगे आगे बढ़ रहे हैं। अभी वापस एक और नया नवाचार और आया, किसान अपने खेतों में डोम बना रहे हैं बड़े बड़े, जिसके अंतर्गत फसलें लगाने लगे हैं नई तरह की। तो गिदनिंद्री वो पूरा सब कुछ है। तो इसलिए तो इन चीजों के बारे में मेरा तो यही मानना है, तंज कसने से अच्छा है कि आपको चीजों का सामना करना चाहिए। क्योंकि अपने परदादा के पास जो मकान था वो लगभग कच्ची मिट्टी का बना हुआ था या जिप्सम का था। दादा के पास भी जिप्सम वाला ही बनाया तो खड्डी वाला, ठीक है। पिताजी ने बना लिया सीमेंट वाला, और आप बनाओगे तो बनाओगे आरसीसी वाला। तो ये जो बदलाव आ रहा है, ये पिछले 50 साल में इतना बदलाव आ गया। जहां गांव का मतलब झोंपड़ी समझा जाता था, अब बहुत सारे गांव वाले हैं वो इनको झोंपड़ी मिल नहीं रही है, गांव में है ही नहीं, ठीक है। तो ये परिवर्तन काफी सारा तो आया ही है, और हम ये सारा परिवर्तन लड़ लड़ के मिला है। आपको पता नहीं है, एक बार गवर्नमेंट ने ट्रॉली का भी लाइसेंस जारी करने को कहा, बड़ा विरोध हुआ कि अरे अरे ट्रॉली अकेली जाएगी कहाँ, ट्रैक्टर तो ले जाएगा, इसका लाइसेंस का क्या करोगे। एक ये हुआ था कि ट्रॉली का भी लाइसेंस होगा, चेसिस नंबर होगा, कि क्या लाइसेंस करोगे ट्रॉली का। अब सोचो, तो किसान को तो अपनी चीजें पूरी लड़ लड़ के रखनी पड़ती है। आपको एक सिंपल बात बताऊं, मैं बेसिकली नागौर से हूं। नागौर में होती है पान मेथी, जो पान मेथी होती है, तो वहां पान मेथी होती है, तो यहाँ एमडीएच वालों ने फैक्ट्री डाली, और एमडीएच वालों ने सारी पान मेथी खरीद ली। पीछे कुछ और सेटों ने खरीदी थी, उससे भी एमडीएच वालों ने कहा बोल कितने रुपए चाहिए, सारा लेके भर लिया। अब नागौर वाली पान मेथी किसी के पास छोड़ी नहीं। एक आता है मसाला एवरेस्ट कंपनी का भी, अब एवरेस्ट कंपनी को पान मेथी मिली नहीं, पान मेथी मिली नहीं तो बेचेगा कैसे। अब उसने एवरेस्ट कंपनी ने कहा यहाँ की पान मेथी चाहिए, तो उसने भी फैक्ट्री यहीं डाल ली। उसने कहा तुरंत अपन खरीद लें, वो ध्यान ही रखेंगे, वो देख रहे हैं कब पके, तुरंत खरीद लो। अच्छा वो खरीद ली, अब दोनों कंपनियों ने मान लो खरीद ली, अब और कहीं पान मेथी बची है क्या, नहीं, आपको अच्छा खासा भाव दिया, आपने बेच दी। अब उसने इसको 2.5 से 3 गुना में आपको पैकिंग करके दे दी, ले भाई, क्योंकि अब और किसी के पास है नहीं, किसान उस पान मेथी को रोक नहीं सकता। तो वो यही चाहते हैं कि इस मामले में जब ये 2 गुना 2.5 गुना में बिक रही है, हमसे लेके कुछ खास नहीं करते हो, एक मशीन में डालते हो और वो जो कचरा है थोड़ा अलग हो जाता है, तो मान लो 1 क्विंटल में 1 किलो अलग हो गए, 99 किलो तो सही है यार, ठीक है। और आपने इसको सीधा दुगुना दाम कर दिया पैकेजिंग कर कुरा के, वो कहता है दुगुना 2.5 गुना करो जो करो, हमें तो रेट थोड़ी अच्छी दो, बात इतनी है।
आप मूंग बेचोगे तो आपको भाव मिलेंगे कम। अब आप वापस दाल खरीदने जाओ तो आपको भाव पता चल जाएंगे। तो मामला सीधा सीधा है। आप गेहूं बेचोगे आपको भाव मिलेंगे कम, आप आशीर्वाद वाला गेहूं लेने जाओ आपको भाव पता चल जाएगा। तो कहने का पूरा मामला इतना ही है कि आपको हमेशा चीज हा हू में नहीं रह के बेसिकली सोचना चाहिए कि देश किस तरफ जाता है या अपना जो गांव है वो किस तरफ जाता है वैसा। चलो छोड़ो इसको, ज्यादा चलेगा। आ जाओ आ जाओ। यहाँ यांत्रिक तरंगे, अरे ठीक है ठीक। यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और पदार्थ तरंगे। आपने देख लिया अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश तरंगे। ठीक है, और इनका हमने एग्जाम्पल देख लिया था। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, बहुत सारी है। ये आप क्या, कौन सा इनका संचरण, इनका अनुदैर्ध्य का संचरण है, एक नंबर का संचरण ऐसे है। अब बताओ कण क्या है भाई? पास पास में। अब क्या है? दूर दूर। वापस क्या है? पास पास में। वापस क्या है? दूर दूर। ये तो है संकुचन और यह है विरलन। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो लंबवत होती है, इसका मतलब है इनका संचरण ऐसे हो रहा है, ये लंबवत होती है। दिशा बनी होके क्या होती है? लंबवत। तो ये इस प्रकार की तरंग होती है। तो हमारे पास भूकंप में दो प्रकार तरंग है, एस तरंग है वो तो अनुप्रस्थ है, पी तरंग है वो अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बाद में आप लिख लेना। टोटल हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग है 7 तरह की है। तो एक तो हमारे पास कौन सी किरण है भाई? गामा किरण है। गामा किरण है जिनकी आवर्ती हमारे पास सबसे ज्यादा है। जिसकी आवर्ती ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम। इसकी भेदन क्षमता क्या होगी? ज्यादा। इसका उपयोग नाभिक अभिक्रियाओं में, कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसका उपयोग करेंगे। दूसरा था हमारे पास एक्स किरणें। जो एक्स किरणें होती है, गामा किरणें के बाद में हमारे पास किसका नंबर आता है? एक्स किरणों का आवर्ती में। ये चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में काम में ली जाती है। तीसरी किरणें होती है पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है इनका उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में किया जाता है। ये हमारे पास तीन अदृश्य तरंग होती है, दृश्य इनमें से कोई भी नहीं है। गामा किरणें हेनरी बेकुरल ने खोज की थी, एक्स किरणों को डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने की थी और पैराबैंगनी जॉन रिटर ने की थी। इसके बाद में हमारे पास तरंगे हैं दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे होती है विबग्योर। विबग्योर होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो वो विबग्योर होता है, वो दृश्य तरंगे। इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ये खोज किसने की है? न्यूटन ने। अवरक्त किरणें ये भी अदृश्य तरंगे हैं, ये विलियम हर्शेल ने खोज की थी और इनकी आवर्ती है 10 की घात 12 से 10 की घात 10। यानी अब जैसे जैसे आप देखते जाओ आवर्ती घट रही है, आवर्ती घटने का मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन सा? दीर्घ रेडियो तरंग का। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज्यादा, आवर्ती सबसे कम। इसका उपयोग रेडियो और टेलीविजन में होता है। लघु रेडियो तरंगें जो हेनरिक हर्ट्ज ने खोज की थी, इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार और टेलीफोन में सब में किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कौन सी तरंगों का नाम है और इसकी खोज किसने की है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सवाल पूछेगा सबसे कम आवर्ती या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंग की, और सबसे उच्च आवर्ती और सबसे कम दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य, ये हमारे पास हो गई गामा किरणों की। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी जगह छोड़ देना, बाद में लिख देना, मैं इसके बाद में आगे की चीज बता देता हूँ। ठीक है, ओके, ये जगह छोड़ देना भाई। ये विद्युत चुंबकीय तरंग थी। अब हमारे पास आती है एक तरंग का मुख्य भाग। आज ये हमारे पास तरंग है। तरंग में ये हमारे पास क्या आएगा भाई? समय,
ये हमारे पास क्या है, आयाम। तो कुछ डेफिनेशन है, क्लियर करते हैं। पहला है आवर्त काल किसे कहते हैं। आवर्त काल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं भाई, समय अवधि, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय हमारे पास क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। और जैसे आवर्तकाल टी आया तो मात्रक इसका क्या आएगा भाई, सेकंड ही आएगा। मात्रक इसका आएगा सेकंड। अगला हमारे पास आया आवर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवर्ती कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है एफ, और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है। आवर्ती किसे कहते हैं, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या हमारे पास क्या कहलाती है भाई, आवर्ती। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। ठीक है, यानी एफ बराबर क्या हो गया, 1/t। इसको प्रति सेकंड भी बोल सकता हूं, प्रति सेकंड में चक्कर। प्रति सेकंड में चक्कर जो है, यहाँ मात्रक प्रति सेकंड है, यहाँ लिख दो प्रति सेकंड में चक्कर, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए। एफ बराबर 1/t। तीसरा हमारे पास होता आयाम। आयाम को कहते हैं एम्पलीट्यूड। माध्य स्थिति मतलब ये, इसकी तुलना में ऊपर या नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन, कितना दूर ऊपर गया कितना दूर नीचे गया, माध्य स्थिति में। माध्य स्थिति के सापेक्ष ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन। बंद कर दो भाई, बंद कर दो। अधिकतम विस्थापन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो कि, हाँ लिख लो एक बार, तुम जल्दी करना, नहीं तो लेमड़ा अटक जाएगा पीछे। अबे लेमड़ा भी पढ़ाना है ना, जल्दी लिखना, देखो अटके नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये थोड़ा टाइम से पूरा हो। और इसको आज पढ़ लिया, अभी घर जाते ही आज सुबह जो मैंने क्लास ली, उस क्लास को आप पूरा देख लेना तुरंत ही, और ऑनलाइन वाले भी देख लेना, क्योंकि ये इसी की क्लास थी तरंग की। तो टोटल 33 सवाल थे, वो सारे के सारे सवाल आपसे तुरंत ही पूरे हो जाएंगे। हाथों हाथ पढ़ा, हाथों हाथ पूरे हो गए, बात खत्म हुई। आज ही ली सुबह, सुबह 7 बजे। पढ़ते तो तुम हो नहीं। तो फिर मैंने कल शाम को क्या किया बता। कल शाम को तो तू आ नहीं रहा था ना। कल शाम को मैंने बेसिक साइंस एंड ड्राइंग का एक आसान लेवल का पेपर करवाया था, सॉल्व पूरा।
तुम लगातार रूप से देख लो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याददाश्त होके फिट हो जाएगी। अच्छी बात है। देखो भाई, मैं तो मेरी तरफ से सब तरीके से बिजी रख रहा हूँ। जिसको जितना रहना वो उतना रहो। हमने तो अपनी तरफ से पूरा बिजी रख रखा आपको। अब आपको मेहनत है, आपको इतना सारा कंटेंट ऊपर रहता है कि गर्दन ऊपर करने का टाइम नहीं मिले। और यही होना चाहिए, ताकि नहीं तो क्या होगा कि सर क्या पढ़ूं, सारा तो मैंने पढ़ लिया, अब तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं रखा आपको, आपका मन करता रहेगा, इतना सारा मैटर आपके सामने पड़ा ही रहता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मन आपका करता रहेगा। तरंग दैर्ध्य और आवर्ती क्या होती है, खुल के बताओ। खुल के क्या, मैं कौन सा डर डर के बता रहा हूँ। तरंग दैर्ध्य समझाएंगे ना अभी भाई। तरंग दैर्ध्य तो हमने नाम ही कहां लिखा, लिखा है क्या कहीं? अभी हम लिखेंगे तरंग दैर्ध्य के बारे में। मैंने आपको ये कहा था जल्दी लिखो, तरंग दैर्ध्य पढ़ाना है। सारणी में तरंग दैर्ध्य और आवर्तिक बीच संबंध क्या होता है अभी समझाएंगे। आपको पूरा फॉर्मूले वाला और कॉन्सेप्ट वाला अंतर समझाएंगे क्या होता है। हो गया। संडे को शाम को 8 बजे ट्रेड का सॉल्यूशन कराएंगे। ट्रेड का भी एक मॉडल पेपर होगा संडे को ऐप में। आप है ना आके देख लिया करो, लगभग चीजें काफी सारी आपको आएगी, और जो नहीं आ रही वो बार बार देखने से आपको याद होने लग जाएगी। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो, अब हमारे पास है एक तो ये बात कि ये रहा हमारे पास तरंग का मामला। जब तरंग के बारे में देखेंगे, ये हमने मान लो ऐसे बना दी तरंग। अब ये हमारे पास क्या भाग होता है भाई, ये कहलाता है सरंग। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सरंग। और नीचे वाला भाग कहलाता है ग्रत। ठीक है। और जो दो कर्मागत सरंग के बीच की दूरी है, दो कर्मागत सरंग के बीच की दूरी क्या होती है, लेमड़ा। दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी है, ये भी क्या है, लेमड़ा। सवाल ये है, इससे भी अलग सवाल ये है कि एक सरंग और एक, ये एक सरंग हो गई और ये एक क्या हो गई, गर्त। इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी लेमड़ा बटा 2। तो दो कर्मागत सरंग के बीच की दूरी क्या है, लेमड़ा। दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी लेमड़ा। एक सरंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या होगी, आधी, यानी लेमड़ा बटा 2। ठीक है। अब है कि लेमड़ा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इंग्लिश में इसको कहते हैं वेवलेंथ, यानी वेव की लंबाई ले रहे हो, उसको ग्रीक भाषा में किससे निरूपित करते हैं, लेमड़ा से। ठीक है। लेमड़ा बराबर होता है सी बट वी बटा एफ। लेमड़ा बराबर होता है वी बटा एफ। तो लेमड़ा तो तरंग दैर्ध्य है,
वी हमारे पास क्या है, वेग, तरंग का वेग है। कोई भी तरंग जा रही तो तरंग का वेग तो हो गई। और एफ हमारे पास क्या है, आवर्ती। एफ हमारे पास क्या है, आवर्ती। अब बताइए, लेमड़ा और आवर्ती एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात यदि लेमड़ा का मान बढ़ेगा तो आवर्ती क्या होगी, और आवर्ती का मान बढ़ेगा तो लेमड़ा घटेगा। दोनों एक दूसरे के कौन से क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये इनका एक संबंध होता है। और एक हमने एफ का संबंध बता रखा था पहले, एफ समानुपाती क्या हो गए, 1/t। ये भी बता रखा था, दो संबंध होता है। ये तो हो गया अनुप्रस्थ तरंग के लिए। अनुदैर्ध्य तरंग होती तो, अनुदैर्ध्य में ये होता है, ये जब हमारे पास 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 में आ रही तरंग, स्प्रिंग पास पास में है, तो ये तो है संकुचन। और जैसे ये दूर दूर जाए, ये क्या हो गया, विरलन। अब वापस ये क्या आ जाएगा, संकुचन। अब दो संकुचन के बीच की दूरी, ये दोनों संकुचन है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लेमड़ा। दो विरलन के बीच की दूरी, ये भी क्या कहलाएगी, लेमड़ा। लेकिन यदि पूछे एक संकुचन है और एक विरलन है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लेमड़ा बटा 2। तो ध्यान रखें, ये जो भाग है ना, इसको मैं कह दूं संकुचन, और ये भाग हमारे पास क्या कहलाएगा, विरल। क्लियर है। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल आज आपको करवा रखे हैं, और मॉर्निंग वाली 7 बजे वाली क्लास में जाना, जितने भी रेलवे के सवाल है वो सारे करवा रखे हैं। बाकी आप सवाल उसको देखने मत, तुम सीधे जाके सवाल ही सोल्व करो, आपसे हो जाएंगे। नहीं हो तो मैंने करवा रखे हैं, नहीं हो डाउट आए तो मैंने करवा रखे हैं, बाकी आपसे हो जाएंगे। और कोई सूत्र नहीं है, सारी चीजें हो गई। क्या हुआ है, पीक। हाँ, सुरंग का वैसे तो मतलब होता है क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। और क्रस्ट का ही अर्थ होता है पीक। तो इसे शिखर और इसे गर्त भी कह सकते हैं। तो बाकी इसका फिजिक्स में नाम सुरंग और गर्त लिखते हैं, और हम वहां लिखते हैं पीक एंड वैली पॉइंट। गर्त को हम क्या कहते हैं, वैली। तो अर्थ वही है। आयाम क्या होता है, आयाम होता है इस माध्य स्थिति के सापेक्ष ऊपर या नीचे का जो विस्थापन होगा, वही क्या कहलाएगा, आयाम।
क्लियर भाई? तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, और इसके न्यूमेरिकल है उस किताब में है, वो जाके आप सोल्व कर लेना। कल ध्यान रखना 10 से 11 आपका टेस्ट है, 11 बजे से आपकी क्लास है? जब तक धवनी पूरी नहीं होगी। धवनी पूरी होगी भाई कल। कल धवनी होने के बाद में अगले वीक के लिए हमारे पास बचेगा प्रकाश। तो फिर हम प्रकाश तरंग के बारे में, सारी चीजों के बारे में A to Z धीरे धीरे अध्ययन हम करते जाएंगे। ठीक है भाई? वो किताब कहाँ है? नोट्स नहीं है, किताब लाना है। किताब लाना पड़ेगा आपको। आपने कहा किताब में देखा